यानी ये एक आधा अधूरा ये जो आप समझिए उद्घाटन है। लेकिन इससे मोदी जी एक संदेश जो है सबसे पहले किसानों को नहीं, अडानी को देना चाहते हैं कि देख बेटा, तेरे लिए एक नया एयरपोर्ट तैयार कर लिया है, ये बन के तैयार होगा तो इसका नाम अडानी एयरपोर्ट होगा। तो हम जो आज पढ़ते हैं अहमदाबाद में अडानी एयरपोर्ट बना है, अरे सारे एयरपोर्टों का नाम अडानी एयरपोर्ट होगा। हाँ। आप ये हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको जानकार लोगों से मिलवाते हैं और बेबाक राय रखने वाले कुछ लोग हैं जिनको ख़ास तौर पर हम आपसे मिलवाते हैं। आज हम एक बार फिर रविंद्र कुमार जी से आपकी मुलाकात करा रहे हैं और कई अहम इश्यूज़ पर बात होगी। इसमें प्रधानमंत्री जी के ज़रिए जेवर एयरपोर्ट नोएडा उसका भूमि पूजन किया गया है। उसके अलावा हम बात करेंगे कि किसानों के सिलसिले में जो कानून प्राइम मिनिस्टर ने वापस लेने का ऐलान किया है वो क्या कुछ है। इसके अलावा पेगासस पर जो इजरायली कंपनी NSO का एक जासूसी का सॉफ्टवेयर है उसके बारे में क्या कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या है, अमेरिका में क्या हो रहा है और कुछ दूसरे मुल्कों में उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, लेकिन भारत में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इस सब पर बात करेंगे। तो ये बहुत ही अहम इश्यूज़ हैं, आखिर तक आप इसको ज़रूर देखिएगा। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि जो हमें रिपोर्टें मिल रही हैं नोएडा से जेवर एयरपोर्ट के बारे में, वहाँ तैयारी तो कुछ नज़र नहीं आ रही, लेकिन इतना बड़ा एक तरह से इवेंट दिखाया गया, प्रधानमंत्री जी वहाँ गए और इस हद तक कहा गया कि ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। आखिर क्या कुछ है कहानी इसके पीछे? मोदी जी हमेशा इलेक्शन मोड में रहने वाले प्रधानमंत्री हैं और अभी पिछले दिनों जब वो गोरखपुर गए थे और उन्होंने वहाँ पर एक्सप्रेसवे पर हवाई जहाज उतर आए थे, तब उन्होंने बताया था कि ये हमने एक चमत्कार कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ की जनता जो है वो मोदी जी की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी और वो जो है उनके पंडाल में नहीं पहुंचे। तो उससे मोदी जी को लगा कि अब इससे भी एक बड़ा मेगा इवेंट करना चाहिए और उन्होंने तब ये तय किया कि हम जेवर में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेसवे के पास हम एक हवाई अड्डे का उद्घाटन कर देते हैं। तो लोगों को एक लॉलीपॉप देने की उनकी एक मंशा जो है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये 2022 के उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है उसके चरण में मोदी जी ने चुनाव का अभियान शुरू किया है। अब जो ये सारी अधूरी जानकारी के साथ जो जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन उन्होंने किया है, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये नज़र आई कि पहली बार बीजेपी के सारे जो विधायक हैं, सारे जो सांसद हैं, वो अपनी गाड़ियों में वहाँ नहीं गए। अच्छा, वो ट्रैक्टरों पर लद के गए। अच्छा, यानी अपने आप को किसान के तौर पर किसान से जोड़ने के लिए। और मतलब अब उनको रात में भी नींद नहीं आ पा रही, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कानून वापसी का, अभी उस पर कार्रवाई होनी बाकी है, लेकिन किसानों ने ये कह दिया है कि जब तक ये कागज़ पे नहीं होगा और जो उसके अलावा भी MSP है, बिजली वाला कानून है, एसेंशियल कमोडिटीज़ वाला, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब ये रविंद्र जी बता रहे हैं कि बीजेपी के सारे मिनिस्टर ट्रैक्टरों में गए, ट्रैक्टरों में लद के ये बहुत बड़ी बात है। और लद के गए तो वो दिखाना चाहते हैं कि किसान, यानी किसानों की जो जीत है वो मोदी जी के अवचेतन मन में भी बैठ गई है। अब जब वो वहाँ गए तो उन्होंने उद्घाटन किया, तो सबसे मजे की बात है कि अभी तक जो है उस एयरपोर्ट का प्रोटोटाइप नहीं बना है। जो हम नक्शा बनाते हैं उसका कंप्यूटर पे, वो भी जनरेट नहीं हुआ है। दूसरा, उसकी जो स्ट्रिप, एयर स्ट्रिप कि किन हवाई पट्टियों पर जहाज उतरेंगे, वो तक तय नहीं हुई है। यानी ये एक आधा अधूरा ये जो आप समझिए उद्घाटन है। लेकिन इससे मोदी जी एक संदेश जो है सबसे पहले किसानों को नहीं, अडानी को देना चाहते हैं कि देख बेटा, तेरे लिए एक नया एयरपोर्ट तैयार कर लिया है, ये बन के तैयार होगा तो इसका नाम अडानी एयरपोर्ट होगा। तो हम जो आज पढ़ते हैं अहमदाबाद में अडानी एयरपोर्ट बना है, अरे सारे एयरपोर्टों का नाम अडानी एयरपोर्ट होगा। आप ये मत समझिए, हिंदुस्तान का एक एक चप्पा चप्पा जो है, जर्रा जर्रा जो है अडानी के नाम पर होगा। एक दिन होगा लाल किले का नाम भी होगा अडानी लाल किला, एक दिन पता चलेगा कुतुब मीनार का नाम भी अडानी कुतुब मीनार हो गया, एक दिन पता चलेगा ताजमहल भी अडानी ताजमहल। तो इतना भी क्यों जुनून क्यों है अडानी के लिए? जुनून है, दो ही मामलों में आदमी ऐसा होता है, या तो बुढ़ापे का इश्क होता है तो आदमी को बड़ा जुनून होता है, या दूसरा होता है कि आदमी के पाप जो होते हैं या ब्लैकमेल हो रहा होता है।
हाँ। तो ऑब्सेशन हो जाता है आदमी को। जैसे अभी आपने देखा कि को साधु महात्मा थे, अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष थे, वो उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि आदमी जो है दो ही मामलों में मजबूर होता है। वो है कि या तो उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है या दूसरा मामला है। तो दूसरा मामला तो मैं नहीं कहूँगा, तो मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी का कोई ना कोई राज जो है अडानी को जरूर पता है। नहीं, वैसे कुछ ऐसे फोटोज तो हैं जो लोगों को याद आ रहे होंगे। नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जब तक सामने ना आ जाए तो लेकिन हम भी उसको नहीं कह रहे। लेकिन आपने जो इशारा किया वो बहुत ही अहम है, क्योंकि इस उम्र में प्रधानमंत्री को कोई ब्लैकमेल कर लेगा, ये तो बात नहीं समझ में आ। नहीं जी, कर सकता है आदमी के कुकर्मी, तो उसको हम जो स्वर्ग नरक की थ्योरी है या हम कहते हैं दोजक और दूसरी थ्योरी है, वो जन्नत की इसीलिए तो बनी हुई है। तो हाँ, अब ये बताइए कि जेवर के पीछे क्या कुछ है। दो चीज़ें वहाँ से निकल के आई, एक तो तरक्की की बात कही गई कि इस पूरे इलाके को तरक्की मिलेगी, दूसरे जिन्ना की बात भी कही गई वहीं उसी डायस से योगी आदित्यनाथ जी। तो ये क्या ये मतलब कॉम्बिनेशन तरक्की और नफरत का कॉम्बिनेशन क्या कुछ है ये? नहीं, बीजेपी देखिए, आप पहली बार है कि बीजेपी के चुनाव अभियान में राम मंदिर का मुद्दा गायब है। इनको पता लगा राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मिलेंगे, तो मामला फुस हो गया। यानी जिस बात को लेकर बीजेपी 1986 से लेकर आज 2021 तक चलती रही है, उस मुद्दे को उन्होंने खुद फुस मान लिया। किसी के मुंह से राम मंदिर का नाम नहीं आता। तो अब दो प्लैंक होते हैं, एक तो होता है विकास का मुद्दा। मोदी जी ने 2014 में विकास का मुद्दा भी लिया था, और ये हिंदू मुस्लिम नफरत का भी लिया था। तो ये वापस अपने पुराने एजेंडे पे लौट आए हैं। अब ये है कि मोदी जी और आप समझिए योगी जी, वो चाहे कुछ भी कर ले, लोग उनके साथ नहीं हैं। और ये अब उनके चेहरे से भी साफ झलकता है। और ये लगता है कि आरएसएस वालों से बात करो, बीजेपी वालों से बात करो, तो वो उल्टा हमसे पूछते हैं क्या बीजेपी जीत जाएगी। तो मेरे जैसा यानी उन्हें खुद अब शक बल्कि यकीन तक हो गया है। जी हाँ, कि वो मोदी जी जो है वोट नहीं कैच कर सकते। और उसका कारण है कि किसान जो है उनके खिलाफ हो गए। अच्छा, कभी कभी आप अब से पहले भी शायद कहते रहे हैं कि इलेक्शन से पहले हो सकता है प्रधानमंत्री को बदला जाए। क्या ये उस तरफ बात जा रही है क्या? नहीं, उसका अल्टरनेटिव मोदी जी ने रहने नहीं दिया। हाँ, बीजेपी, आरएसएस और समझिए कि जो बाकी लोग हैं, वो मोदी जी से आज के दिन खुश नहीं हैं। लेकिन मोदी जी को बदलने की बात वो इसलिए नहीं कर सकते कि ये जो भी तख्ता पलट होगा ये अचानक होगा। अच्छा, उसको, क्योंकि बीजेपी हुई, आरएसएस हुई, ये अब मैं हमेशा कहता हूँ ना कि सूचना आई है, सोचना बंद कर दो। तो सीधा जो हाई कमांड से, मान लो नागपुर से कोई संदेश आए कि भाई 9 बजे जो है मोदी जी को बदला जाएगा, ये तो हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसके ऊपर विचार विमर्श हो, सार्वजनिक बहस हो। तो एक दिन पता चलेगा जी मोदी जी को कहा गया है कि आप प्रधानमंत्री नहीं रहे। जिस तरह अडवाणी जी और जोशी जी को आप समझिए राजनीति से दूध में से जैसे मक्खी की तरह निकाल दिया, राजनीतिक कूड़ेदान जिसे कह सकते हैं, कूड़ेदान भी कह सकते हैं, उसमें फेंक दिया। वही एक दिन मोदी जी के साथ हो सकता है, क्योंकि उनकी जो सारी क्षमताएं हैं उनका सारा इस्तेमाल संघ परिवार कर चुका है, और अब मोदी जी उनके लिए एक तरह से बोझ बन गए। तो ये बोझ कब हट जाएगा ये अब नहीं मालूम। अच्छा, अभी चूंकि आप वकील हैं, पेगासस का मामला जिसमें सैकड़ों लोगों की जासूसी कराई गई और एक इंटरनेशनल लेवल पर एक रिपोर्ट आई थी, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ हो रहा है, और उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय सतह पर पेगासस पे जो कुछ हो रहा है वैसा भारत में क्यों नहीं हो रहा है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? पेगासस मामला जो है मोदी के गले का एक बहुत बड़ा पत्थर है, और आप पत्थर को गले में टांग कर जो है तैर नहीं सकते। अब पेगासस में ये हुआ कि लेटेस्ट जो है एप्पल कंपनी ने नॉर्थ मैं कहूँगा कैलिफोर्निया में एक अदालत में मुकदमा किया है, और ये कहा है कि पेगासस हमारे जो एप्पल के जो हमारा सिस्टम है जिसको हम दावा करते हैं कि इसे हैक नहीं किया जा सकता, उसमें इन्होंने सेंध लगा दी है। और ये एक तरह से जो है जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे एक्ट है, ऐसे अमेरिकन एक्ट का दुरुपयोग है, और इसके माध्यम से ये जासूसी कर रहे हैं। तो इसके लिए इनके खिलाफ जो है मुकदमा उन्होंने किया है। और उससे पहले ही हम देखते हैं कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने पेगासस को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अब पेगासस जो है एक तरह से अमेरिका की ही पैदाइश कह सकते हैं, क्योंकि जो सारा का सारा जो हम कहेंगे
कि नॉलेज का जो शेयरिंग है वो अमेरिका और इजराइल के बीच हमेशा रहा है। जी जी। और पेगासस की उत्पत्ति जो थी, मैंने पहले ही बताया था कि न्यूयॉर्क में रहने वाले एक अमेरिकन ने ही की थी। बाद में उसने इजराइल की कंपनी एनएसओ को उसे बेच दिया था। तो बेचने के बाद जो है उसको इजराइल की कंपनी ने भी डेवलप किया और उसके बाद जो इजराइल की गवर्नमेंट ने भी अपना जो है डिप्लोमेटिक वेपन बनाकर उसका यूज़ किया। अब पेगासस के खिलाफ जो है हम देखते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में फैसला आया जिसमें कहा गया कि जो रॉयल फैमिली है दुबई की, उसमें और कुवैत में जो है इसका गलत इस्तेमाल हुआ है और ये प्रूफ फैक्ट है कि इसके माध्यम से ऐसा हुआ है। उससे पहले जो है इसकी जांच जो है जर्मनी की सरकार ने करानी शुरू की थी, क्योंकि जर्मनी के मिनिस्टर्स के जांच की जा रही थी, पेगासस से जासूसी की जा रही थी। और उससे पहले हम देखते हैं कि फ्रांस की सरकार ने इस मामले को लेकर अपने लेवल पर जो है कार्रवाई शुरू कर दी थी। तो पेगासस का जो मामला है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की वजह से उठा। एमनेस्टी इंटरनेशनल 3 साल से जो है पेगासस के माध्यम से जो जासूसी की जा रही है उसकी जांच कर रहा था। तो उन्होंने 50,000 लोगों के इक्विपमेंट को या उनके फ़ोन को माना कि इनको हैक किया गया है और उनमें 300 लोग जो थे भारत के थे। उसमें राहुल गांधी का भी एक तरह से वो मोबाइल जो है हैक हुआ, उनके एम्प्लॉयज़ का भी हुआ, केंद्र के 3 मंत्रियों का, राजनाथ सिंह का भी हुआ। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे हर 2 महीने में बदलना पड़ता है। जी हाँ, मोबाइल बदलना पड़ता है। ये कितनी बड़ी बात है कि एक मुल्क का प्रेसिडेंट बाहर की उस कंपनी से डर करके बार बार मोबाइल चेंज कर रहा है। जी हाँ, जी हाँ, जी जी। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की सरकार नहीं मानती कि हमने पेगासस का इस्तेमाल किया। हाँ, लेकिन इजराइल के एम्बेसडर ने दिल्ली में ये बयान दिया है और एक से ज़्यादा बार दिया है कि हम सिर्फ सरकारों को बेचते हैं। उसने तो पुष्टि कर दी कि सरकारों को बेचते हैं, लेकिन भारत सरकार ने ना तो आज तक पेगासस को ब्लैकलिस्ट किया। भाई अगर पेगासस इतना खतरनाक और गलत है, इलीगल है, तो भारत सरकार को कम से कम ये अनाउंस करना चाहिए ऑफिशियली कि हम पेगासस को हिंदुस्तान में बैन कर रहे हैं। लेकिन बैन करते ही ये मानना पड़ेगा कि हाँ जी पेगासस जो है हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो सरकार जो है ना हाँ करना चाहती ना करना चाहती। ये तो समझो कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं एन वी रमन्ना, उन्होंने एक जो रिटायर्ड जज हैं बी रविंद्रन, उनकी अध्यक्षता में जो 3 लोगों की कमेटी बनाई है, उसकी जांच की वजह से जो है हिंदुस्तान की सरकार को मजबूर होकर जो है उनको सारी जानकारी देनी पड़ेगी, अन्यथा माना जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रही है। तो इस सब मामले की वजह से पेगासस का मामला जो है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पेगासस से पहले भी हमारी सरकारें पेगासस जैसे उपकरणों का दुरुपयोग कर जो है शरीफ ईमानदार लोगों को जबरदस्ती झूठे मामलों में जेल में फंसाती रही हैं। जैसे भीमा कोरेगांव का पूरा मामला है, उसमें जी मैं उसी पे आने वाला था कि भीमा कोरेगांव में के वक्त भी इस तरह की कुछ चीज़ें आई थी कि लोगों के लैपटॉप और मोबाइलों तक पहुंच गए थे। तो क्या कुछ है वो यानी उसमें रोमा विल्सन और सुरेंद्र गार्डलिंग उनके जो है लैपटॉप जब और आर्सेनिक कंसल्टेंसी को वहाँ अमेरिका भेजे गए तो उन्होंने उसकी फॉरेंसिक जांच करके कहा कि इसमें जो है वो फ़ॉन्ट वाले डॉक्यूमेंट और वो फ़ॉन्ट वाली जो है ईमेल डाली गई है जो विंडो 10 की है, जबकि उनके ओरिजिनल जो वो हैं जो विंडो है उनकी वो 6 वाली है, विंडो 6 है। जी। तो अगर आप इतना कर सकते हैं, उनमें सेंध लगा सकते हैं, और आप समझिए कि पेगासस तो इतना खतरनाक है कि अगर आप का मैं सिम कार्ड का नंबर ही ले लूँ, यानी जिसने आपको सिम कार्ड बेचा है मैं वहाँ से या उस कंपनी से जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अगर मुझे वो नंबर ही पता चल जाए तो मैं उसको आपके फ़ोन को छुए बिना भी आपके फ़ोन को पूरी तरह से कब्जे में ले सकता हूँ, हैक कर सकता हूँ। तो भारत सरकार जो है आप समझिए पेगासस और भीमा कोरेगांव ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, और भारत सरकार इसलिए इससे बचना चाहती है क्योंकि एनआईए जो है वो भीमा कोरेगांव की जांच भी कर रही है। और मैं मानता हूं जब भारत सरकार ही उसमें मान लीजिए एक तरह से दोषी है या बीजेपी दोषी है या मोदी जी दोषी हैं या उनकी सरकार दोषी है, तो आप समझिए भारत सरकार का पूरा तंत्र जो है एक तरह से नागरिकों के उनके जो अधिकार हैं उनको फंसाकर उनको परेशान करके उनको जो है बताता है अपराधी है। ये नहीं देखिए, जो एजेंसी जिसकी जिम्मेदारी जांच करना है, क्या आपका कहने का मतलब ये है कि वो खुद साजिश में शरीक हो जाते हैं? वही शरीक हैं। आप देखिए एनसीबी वाले मामले में क्या हुआ, आर्यन खान को पहले उन्होंने स्पॉट किया, फिर उसको पकड़ा, फिर उसको साजिशन ले गए, फिर अपने ही वो जो समीर वानखेड़े ने अपने कमरे में ले जाकर उसके ऊपर जो है अपनी नारकोटिक्स की ड्रग जो है प्लांट की, और फिर उसको दिखाया कि भाई ये आदमी इतना बड़ा शैतान है, और फिर गोदी मीडिया जो बार बार देता रहा जी ये इतना बदमाश है, इतना परेशान किया लोगों ने कि यानी बड़ा परेशान है वो, खा नहीं रहा, सो नहीं रहा, चिल्लाता है, पागल हो गया है।
यानी कि आप समझिए एक नहीं, तो हिंदुस्तान के अगर 1000 चैनल आप पकड़े हैं तो उनमें से 980 चैनल इसी काम में लगे थे कि किस तरह जो है आर्यन खान को बदनाम किया जाए, किस तरह जो है कुमकुम को परेशान किया जाए, किस तरह जो है मर्चेंट है उसको परेशान किया जाए और समीर वानखेड़े को हीरो बना के पेश किया जाए। तो ये भारत सरकार की एजेंसियों की हाल जो है, जो लोग वकालत करते हैं या जो लोग इनके संपर्क में रहते हैं वो शुरू से जानते हैं कि ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, एनसीबी हो, सीबीडीटी हो, डीआईआर हो, डीआरआई हो, ये सब जो है लोगों को फंसाकर उनसे सरकार के मन माफिक चलने के लिए मजबूर करते हैं और इनका दुरुपयोग होता है। ये हमारे लोकतंत्र पे सबसे बड़ा खतरा है। तो ये तो खुद वही मैं कह रहा हूँ कि तो ऐसा लोकतंत्र के लिए खतरा, इसका मतलब शरीफ आदमी नहीं रह सकता। नहीं, अगर आप जागरूक नहीं है और आपकी किस्मत अच्छी नहीं है और आप पे पैसे नहीं है तो आप इस देश में जो है किसी ना किसी झूठे जुर्म में जरूर जेल में फंसोगे और सब लोग कहेंगे कि वाकई जब बंद किया है, जब सजा हो गई। क्योंकि अदालत तो आप समझिए कि एक तरह से जो चार्जशीट होती है उसकी उस पर मोहर लगाती है और उस पर मोहर लगा के वो कहेगी कि ये बात ठीक है। आप देखिए कई केसों में पता चलता है कि मैं आपको कई केसों को उदाहरण दे सकता हूँ, एक आदमी पे एक जुर्म की 2-2 एफआईआर दर्ज है और एक आदमी पे एक जुर्म की 2-2 एफआईआर और दोनों में से सजा मिल रही है, अलग अलग मिल रही है, अलग अलग मिल रही है। जुर्म एक है, जुर्म अगर किया भी हो तो नहीं, हम कहते किया नहीं किया, वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रेस जुडिकेटा एक फ्रेज आती है कि एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिलेगी। लेकिन हिंदुस्तान में आप समझ लीजिए ये जितनी भी एजेंसियां बनाई गई हैं ये सारी की सारी आपको डबल ट्रिपल तरह से जो है मुकदमे में ले आती हैं। जैसे आप कहेंगे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका काम है कि दिल्ली पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की तो एक एफआईआर वो भी दर्ज कर लेंगे, जब वो दर्ज कर लेंगे तो ईडी भी एक दर्ज कर लेंगे, तीनों मुकदमे आपके साथ एक साथ चलेंगे, तीनों में आपको जमानत लेनी है लेकिन सजा एक में मिलेगी। एक में सजा मिलते ही बाकी 2 केस जो है अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो एक आदमी को परेशान करने या एक जगह डिस्चार्ज होते हैं तो सारे केसेस खत्म। नहीं, एक जगह आपको सजा मिलेगी तो बाकी में सजा नहीं मिलेगी। अगर एक में आप डिस्चार्ज हो गए, दूसरे में डिस्चार्ज हो गए और तीसरे में आपको सजा मिल गई तो आपको सजा मिलेगी। यानी जुर्म एक है, एजेंसियां 3 बना दी है, प्रोसिक्यूटर एजेंसी अलग है, जज 3 है। तो आप क्या समझो आपके ऊपर बर्डन कितना बढ़ जाता है। और ऐसे ऐसे केस है मेरे पास, मैं एक नहीं मैं 10 केस गिना सकता हूं कि आज भी दिल्ली में, दिल्ली हाई कोर्ट में भी, दिल्ली की अदालतों में भी 2-2 एफआईआर एक ही आदमी पर एक ही जुर्म की चल रही है और हम उसको जब लड़ते हैं तो बाद में कोर्ट कहती है हाँ जी ये दूसरी एफआईआर गलत है, लेकिन उसको हर्जाना नहीं मिलता। जब तक हिंदुस्तान का कानून किसी बेगुनाह को पूरा इंसाफ दिलाने के लिए और उसको मुआवजा दिलाने के लिए नहीं बनता तब तक जो है एजेंसियों को डर नहीं लगेगा। बल्कि पुलिस अफसरान को जिन्होंने गलत तरीके से उसे मैं वही कह रहा हूं उनके खिलाफ भी तो कोई एक एक्ट बनना चाहिए, एक प्रोविजन होना चाहिए कि अगर पुलिस ने गलत आपको फंसाया है और आपने प्रूव कर दिया कि आप नहीं फंसे तो आपको एक ऐसा एग्जाम्पलरी नहीं, एक बड़ा जो है मुआवजा मिलना चाहिए ताकि पूरे डिपार्टमेंट को और देश की जनता को पता चले कि अगर हमारे साथ गलत किया जाएगा और हम अगर अब छूट गए तो हम इनसे ही वसूल कर सकते। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मुआवजे के अलावा क्या उस पुलिस अफसर को नहीं वो तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? वो तो प्रोविजन है। वो तो प्रोविजन है, ऐसा होता नहीं। लेकिन होता नहीं अक्यूज जो है छूटने के 1 साल तक उस पे पुलिस ऑफिसर पे, उस डिपार्टमेंट पे केस कर सकता है। लेकिन वो जब तक उसे इतना तोड़ देते हैं, डरा देते हैं, वो कहता है भाई एक केस में बच गया दूसरे में क्यों फंसूं मैं। तो आदमी तो अदालत से जब निकलता है ना आखिरी फैसला आने के बाद तो अदालत का मुंह नहीं देखना चाहता। जी बिल्कुल। वो इतना पीड़ित हो जाता है, इतना उसको चूस लिया जाता है कि वो कहता है जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो ये बहुत ही ये कानून की और कानून को लागू करने वालों की एक तरह से बहुत बड़ी कमी और गलती नहीं इस पे लोगों का आंदोलन चलना चाहिए। अब जैसे किसान आंदोलन ने एक सबक दिया है सरकार, एक सबक दिया है कि अगर आप सही है, अगर आप इकट्ठे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी इज अथॉरिटी इन डेमोक्रेसी, तो उसमें लोग इकट्ठे हुए और मोदी जी को वापस लेना पड़ा। तो जैसे ही मोदी जी ने जब वापस लिया तो मेरे को एकदम एक गांव में एक कहावत होती है वो याद आई कि एक विधवा औरत थी तो उसने एक आदमी से अपना रिश्ता रख लिया। तो उसके बेटे ने के बारे में कहा जाता है कि थोड़े दिन बाद उसने छोड़ दिया। तो गांव के लोग उसके कहते थे तेरी माँ ने कसम किया, बुरा किया, खत्म करके छोड़ दिया, बहुत बुरा किया। तो मोदी जी ने जो किसान बिल वापस लिए हैं वो यही काम किया है। और वो ये काम करके उन्होंने जो है इस कहावत को चरितार्थ कर दिया है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी साम दाम दंड भेद यानी जो डर्टी डिपार्टमेंट है वो सरकार का काम कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जीत जो है किसानों की है कि उन्होंने अपना जो संगठन बनाया, 40 संगठन है उसमें, तो रोटेशन से आते हैं। तो रोटेशन से आप देखेंगे दुनिया के इतिहास में या दुनिया के जितने संविधान हैं तो स्विट्जरलैंड में
में जो प्रेसिडेंट होता है वो रोटेशन से बनता है। वो 6 लोगों का एक तरह से ग्रुप होता है। वो 6 लोग जो प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, उनमें एक एक्टिव प्रेसिडेंट होता है 1 साल का, फिर उसके बाद दूसरा बन जाता है, फिर तीसरे साल बन जाता है, अल्टरनेटिव आता रहता है, और 6 लोग ही जो है मंत्रिमंडल होता है। तो हिंदुस्तान के मंत्रिमंडल में भी ऐसा होना चाहिए कि मोदी जी 1 साल रहे, फिर राजनाथ सिंह 1 साल रहे, फिर पता चला नितिन गडकरी 1 साल रहे, फिर स्मृति ईरानी 1 साल रही, फिर पता चलेगा निर्मला सीतारमण 1 साल रही। तो ऐसे अगर व्यवस्था करे बीजेपी, तो इनका जो है इस मामले से, क्योंकि क्या होता है कि सरकार गलतियां करती है तो सामूहिक गलती होती है, तो एक ही आदमी में ठीकरा छूटता है, जब वापस भी एक आदमी की होती है और जूते भी एक ही आदमी को पड़ते हैं। तो रोटेशन की जो व्यवस्था किसानों ने ली, उसकी वजह से उनका आंदोलन आज भी जो है सफल है, क्योंकि एक आदमी को तोड़ लोगे, 2 को तोड़ लोगे, 38 तो बैठे रहेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब चीजों की वजह से जो है किसान आंदोलन सफल हुआ है, और किसान आंदोलन की जीत की वजह यह है कि इसकी वजह से जो है हम देखते हैं कि मोदी जी सरकार जो है अब कह रही है कि हम तीनों किसान बिल वापस लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो नुकसान मोदी जी ने 6 जून के बाद कर दिया, 5 जून को ये ऑर्डिनेंस ले आए थे तीनों किसानों के बिल का, तो 2 बिल तो इन्होंने जो है 20 सितंबर 2020 को पास करा लिए, और जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो रिपील किया था, उसकी सेक्शन बदले थे, तो वो बदले थे उन्होंने 22 तारीख को। तो आप देखिए कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में भारतीय जनता पार्टी, चूंकि ये व्यापारियों की पार्टी है, तो ये हमेशा उसके खिलाफ रही है। जब ये एक्ट बना था 1955 में, उसके बाद से लेकर 12 जो 30 चीज़ें थी टोटल जो उसमें आती थी शेड्यूल में, तो 12 तो अटल बिहारी वाजपेयी ने हटा दी 2002 में, फिर 2 जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने दोबारा हटा दी 2004 में, 14, और अब मोदी जी ने उसमें से जो है बाकी 16 चीज़ें बची थी, उसमें से 14 चीज़ें हटा दी हैं, 2 बाकी रह गई, 2 रह गई हैं बस। और 2 बातें भी वो एक तरह से लुंजपुंज हो गई, क्योंकि उसमें जो है पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व कर लिया है कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जब चाहे नोटिफिकेशन निकाल देंगे। तो एक तरह से अब मोदी जी को जो कहते हैं ना हम रिपील करेंगे, तो रिपील नहीं करना, उन्होंने उसे इस एक्ट को इनेक्ट करना पड़ेगा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को। और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हटने की वजह ये है, उसकी वजह से हम देखते हैं कि टमाटर 120 रुपए किलो है, जी जी जी, सेब 240 रुपए किलो है, पेट्रोल डीजल तो आप समझिए वो रॉकेट की तरह जा रहे हैं। तो आप समझिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में मोदी सरकार ने क्या क्या चीजें हटाई थी अभी, वो हटाई थी उन्होंने खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, दालें, और ये खाने वाला तेल जो 70 रुपए से यानी वो जो बेसिक चीजें हर आदमी की जरूरत है। जी हाँ, अब प्याज और आलू ये सारे हटा दिए थे उनमें। और आप देखो आलू 40 रुपए 50 रुपए किलो मिल रहा है, और प्याज जो है वो 70-80 रुपए किलो है, और टमाटर तो समझो लोग अब खाने की जगह उसकी पूजा करने लगेंगे कि जो देवता जी आ गए नए। तो ये सरकार जो है एक तरह से, और इनका फायदा किसको हो रहा है, तेल का फायदा और ये दलहन का फायदा और ये प्याज टमाटर का फायदा ये तो अडानी को हो रहा है, या अंबानी को हो रहा है, या रामदेव को हो रहा है। जी जी जी, ये सारे ठेकेदार बन गए, उन्हीं के पास सब कुछ इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो गया रुचि सोया, उसके बाद चला गया, उसके बाद वो सारा रेपसीड ऑयल और दूसरे ऑयल जो है वो अडानी के पास है। तो आप समझिए पूरा देश जो है 3 लोगों को इन्होंने बेच दिया, और 3 लोगों को बेचने के बाद ये किसान जो अभी जुटे हुए हैं कि MSP हम मनवा के रहेंगे, हम जो है बाकी जो किसानों को कर्ज माफ़ी है वो व्यवस्था करवा के रहेंगे, जो किसान मरे हैं उनको उनकी वो दिलाएंगे, मुआवजा दिलाएंगे। तो ये जो आंदोलन है खत्म होने वाला नहीं है, ये तो जमे हुए हैं। और मैं एक जो आखिरी बात कहना चाहूँगा, वो एक एंकर हैं टाइम्स नाउ के, जी जी, तो वो उनका नाम तो वैसे सुशांत सिन्हा है, लेकिन वो अशांत सिन्हा रहते हैं। तो वो 2 ही समस्याओं पे विचार करते रहते हैं कि बिल वापस हो गए तो किसान घर क्यों नहीं गए। तो मेरी एक बार उनका मैं सुन रहा था, तो मैंने कहा कि इनकी 2 ही समस्याएं में जी रहे हैं ये, कि बिल वापस हो गए तो किसान घर क्यों नहीं गए, और कुत्ते जो होते हैं टांग उठा के क्यों मुतते हैं। यानी ऐसी ऐसी समस्याओं पे वो सोचता रहता है हमेशा, और मोदी जी का वो गाली देता है। नहीं, वो टिकैत तो ये कहते हैं कि सोचते ये नहीं है, उन्हें तो कोई एक टीचर है जो सबको एक जैसे सवाल देता है। ये भी बात ठीक है। वो बाकायदा एक टीवी चैनल पे मैंने टिकैत को कहते सुना कि भाई तुम लोगों को सबके पास एक ही तरह के सवाल क्यों आते हैं, आखिर कौन है तुम्हारा टीचर। तो ये बहुत ही अहम बात है। और एक हमारे मेहमान ने तो इस हद तक भी कहा कि ये गोदी मीडिया नहीं बल्कि क्रिमिनल मीडिया है। तो ये पूरे देश का के खिलाफ एक तरह से क्राइम कर रहा है। और लेकिन अब इनके जाने के दिन आ गए हैं। ये समझिए कि जो यूपी के चुनाव हैं वो इनके एक तरह से जिसे कहते हैं ना कफन में आखिरी कील ठोकना,
वोट पहुँचाने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। आपने बहुत ही अहम चीज़ों पर, एक तो जेवर एयरपोर्ट के बारे में आपने बताया कि वहाँ कुछ नहीं है, अभी कोई तैयारी नहीं है, प्रोटोटाइप तक तो है नहीं कि वो बनेगा कैसे। और आपने मुझे बात शुरू करने से पहले बताया था कि वो चीन का एक कोई एयरपोर्ट है, उसका फोटो उसकी फोटो डाल रहे हैं, उसकी फ़ोटो इस्तेमाल की जा रही है। तो जो सरकार इस तरह से बगैर तैयारी के उद्घाटन कर ले या भूमि पूजन कर ले, वो बहरहाल इलेक्शन मोड में हमेशा रहती है। जो आपने बात में शुरू में बात की थी कि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, तो ये बहरहाल सरकार किस तरफ जा रही है, क्या कुछ है, कितनी चिंता है, क्या कुछ हमारे हाथ से ऑलरेडी छिन चुका है और क्या क्या कुछ छिन सकता है, इस सब पे गौर करने की ज़रूरत है। खाने का सामान तो मेज़ पे से कम होता जा रहा है और इतना महंगा कि 100 रुपये से ऊपर अगर हमें टमाटर ख़रीदना पड़े, और हो सकता है कुछ लोग ख़रीद लें, लेकिन आम आदमी कैसे जी सकेगा, कैसे पेट भरेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।